अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, स्टैंडर्ड 11 के स्टूडेंट्स के लिए एक पोम लेकर हाजिर हुआ हूँ। और ये पोम जो है शेक्सपियर की, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। बेसिकली दिस इज नॉट अ पोम, दिस इज अ सॉन्ग which is sung by the Lord of Amiens या द लॉर्ड एमियंस, एक ही बात। द लॉर्ड ऑफ एमियंस, ये वो शख्स है जिसने ये सॉन्ग गाया है। कहाँ गाया है? इन एक्ट 2 सीन 5 of As You Like It। As You Like It क्या है? An English comedy by William शेक्सपियर। अच्छा जी, विलियम शेक्सपियर का ताल्लुक एलिजाबेथन पीरियड से रहा और एलिजाबेथन पीरियड 1558 से लेकर 1603 तक होता है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि देखिए विलियम शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो जाहिर है कि विलियम शेक्सपियर आसान चीज तो है नहीं, उसको समझना पड़ेगा, आसान नहीं है। अक्सर इस सॉन्ग को मिसअंडरस्टूड किया जाता है, ठीक है। बहुत से चैंपियन लोग ये बताते हैं बच्चों को कि इस सॉन्ग में विलियम शेक्सपियर बता रहा है कि फॉरेस्ट की लाइफ कैसी होती है, या सिटी लाइफ में या मॉडर्न लाइफ में और फॉरेस्ट की लाइफ में क्या डिफरेंस है। भाई वो विलियम शेक्सपियर है। कभी सुना आपने मिर्जा गालिब ने चौदहवीं के चांद की तारीफ में कुछ कलाम कहा हो, शेर कहा हो, या किसी बाग में खिलने वाले फूल की तारीफ में कोई शेर कहा हो? नहीं, ये चीजें छोटी हैं, गालिब बहुत बड़ा है। इसी तरह से ये चीजें जो हम समझते हैं कि शेक्सपियर सिटी लाइफ के मुकाबले में या मॉडर्न लाइफ की लग्जरियस लाइफ के मुकाबले में फॉरेस्ट की लाइफ को जो है वो प्रेफर कर रहा है, या कुछ लोग ये कहते हैं कि शेक्सपियर कह रहा है कि नेचर से जितना करीब हो जाओगे उतना खुशहाल रहोगे। शेक्सपियर ये थीम बताया जाता है, इफ यू कम नियर द नेचर you will lead a happy life. That is all nonsense. I am sorry to say nonsense. भाई वो विलियम शेक्सपियर है, वो इतनी छोटे छोटे मौजूआत पर लिखे करता है, फिर उसका नाम आज तक जिंदा क्यों है? आइए इस सॉन्ग को ढंग से, सलीके से, सही तरह से शेक्सपियर को समझकर पढ़ें। देखिएगा, सबसे पहले तो आप देखिए कि विलियम शेक्सपियर is the poet of all ages. Not only poet, he was a playwright poet. ठीक है। प्लेराइट पोएट क्यों कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर ने बहुत से प्लेज लिखे। हाउस ऑफ शेक्सपियर में 37 प्लेज हैं और 154 सोनेट्स हैं। सोनेट आप जानते हैं 14 लाइंस की पोम सोनेट होती है। तो शायरी उसने कम की है, प्लेज ज्यादा लिखे हैं।
लेकिन उसे प्ले राइट पोइट क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस दौर में वो प्लेस लिख रहा है उस जमाने में प्ले लिखने का तरीका भी ये था कि डायलॉग्स जो हैं वो पोएटिक डिक्शन में ही लिखे जाएं, तरकीबे शेरी के मुताबिक लिखे जाएं, मिसरों की शक्ल डायलॉग्स। तो जाहिर है कि पोइट्री ही हो गई। अच्छा, फिर ये कि ही इज द पोइट ऑफ ऑल एजेस, हर जमाने का है। विलियम शेक्सपियर के बारे में मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, देखिए उस दौर में जितने बड़े बड़े प्लेराइट्स और पोएट्स गुजरे हैं, विलियम शेक्सपियर के दौर में शायद किसी और को इतना टफ कंपटीशन मिला हो जितना विलियम शेक्सपियर को मिला। लेकिन ना आपको क्रिस्टोफर मार्लो का नाम पता है, अक्सर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ना आपको थॉमस कैंपियन का नाम बहुत सुना होगा आपने, ना सर हेनरी वॉटन का नाम बहुत सुना होगा आपने, ना उस दौर के और दूसरे, बल्कि विलियम शेक्सपियर का नाम बचपन से सुन रहे होंगे आप। ऐसा क्या है भाई उसमें? तो याद रखिए, all the other poets of that period were affected by the society. William Shakespeare affected the society. That is the difference. शायर दो तरह के, एक वो जो मुआशरे से मुतासिर होकर लिख रहे हैं, वो सिर्फ उन हालात के शायर होते हैं, हालात बदलते ही लोग उन्हें भुला देते हैं। एक शायर वो होता है जो हालात बदलने के लिए, मुआशरे को बदलने के लिए शायरी करता है, वो हमेशा जिंदा रहता है शायरी के शोबे में। विलियम शेक्सपियर अफेक्टेड द सोसाइटी, all the others were affected by the society. That is the difference. William Shakespeare is alive forever in the field of poetry. And remember one more thing, literature is the mirror image of the society, and society is the reflection of literature. जो कुछ लिटरेचर में लिखा जाता है वो मुआशरे का अक्कासी करता है, मुआशरे का आईना होता है। भाई जैसा मुआशरा होता है वैसा ही लिटरेचर लिखा जा रहा होता है। तो अगर हमें ये देखना है कि एलिजाबेथन पीरियड में सोसाइटी कैसी थी, सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या था, तो हमें उस दौर का लिटरेचर पढ़ना होगा। और अगर हमें ये देखना है कि उस दौर का लिटरेचर क्या कह रहा है, तो उसे समझने के लिए हमें उस दौर के मुआशरे को, सोसाइटी को स्टडी करना पड़ेगा। दोनों चीजें आपस में लाजिमो मलजूम, इसलिए हम दोनों चीजों को साथ लेकर चलते हैं। तो एज यू लाइक इट बेसिकली कॉमेडी है, इंग्लिश कॉमेडी। कॉमेडी का मतलब वो नहीं है जो आमतौर पर बच्चा समझता है कि हंसी मजाक कहे, नहीं। इंग्लिश लिटरेचर में कॉमेडी का मतलब है प्ले, एक ऐसा ड्रामा which starts with a slight, हल्की फुल्की tragedy but ends happily। ऐसा ड्रामा जो हल्की फुल्की ट्रेजेडी से स्टार्ट होकर हैप्पी एंडिंग पर खत्म, इस हैप्पी एंडिंग की वजह से कहलाती है ये इंग्लिश कॉमेडी। ठीक है, शेक्सपियर ने बहुत सारी इंग्लिश कॉमेडीज लिखी हैं, ट्रेजेडीज भी लिखी हैं, हिस्ट्रीज भी लिखी हैं। किंग रिचर्ड वन हिस्ट्री, किंग हेनरी फोर हिस्ट्री है, जूलियस सीजर हिस्ट्री भी है और ट्रेजेडी भी है। इसके अलावा रोमियो एंड जूलियट, रोमियो जूलियट ट्रेजेडी है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम कॉमेडी है, ट्वेल्थ नाइट कॉमेडी है, एज यू लाइक इट कॉमेडी है, टेम्पेस्ट कॉमेडी है, हेमलेट ट्रेजेडी है, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा ट्रेजेडी है,
तो शेक्सपियर was a versatile versatile playwright poet। ये लफ्ज मैं पढ़ रहा हूँ versatile, 99% लोग इसे versatile पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं। He was a versatile playwright poet। कॉमेडी लिखी उसने, यानी पूरा प्ले है, ये ड्रामा है, एज यू लाइक इट। अब उस जमाने का रिवाज था कि ड्रामे के दरमियान में बीच बीच में कहीं कहीं सॉन्ग्स आते। सॉन्ग्स की जरूरत इसलिए पड़ती है ड्रामों में, मैं बहुत डिटेल में जाके पढ़ा रहा हूँ, चाहे 3-4 लेक्चर में खत्म, लेकिन एक दफा समझ में आ जाए। और ये लेक्चर उन टीचर्स के लिए भी है जो गलत पढ़ा रहे हो, माजरत के साथ, ठीक है ना। तो टीचर्स से मुराद वो जो नए नए पढ़ा रहे हैं कोचिंग सेंटर्स वगैरह में, उनसे मुराद। हमारे प्रोफेसर बिरादरी में तो सारे माशाल्लाह मास्टर्स करके आते हैं और शेक्सपियर को समझते हैं, ठीक है। और ये लेक्चर मैं यूट्यूब पर इसीलिए डाल रहा हूँ कि वो सारे ट्रेनिंग टीचर्स जो अभी ट्रेनिंग के दौर से गुजर रहे हैं, वो इसको एक दफा अच्छी तरह समझ लें। कोई हर्ज नहीं होता इसमें, हमने भी इसी तरह सीखा है अपने उस्तादों से, ठीक है। अब सुने जनाब, तो ये ड्रामा लिखा था उसने। ड्रामे में सॉन्ग्स होते थे। सॉन्ग क्यों होते हैं भाई? भाई किसी बहुत तवील सिचुएशन को मुख्तसर करके, या ऐसे जज्बात और एहसासात जिनको बयान करने में बहुत टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो सॉन्ग की शक्ल में पेश कर दिया जाता है, कम टाइम में ज्यादा बात हो जाती है, ठीक है ना। तो सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। उन सॉन्ग्स में से पहला सॉन्ग जो आता है वो है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द सॉन्ग। और याद रखिए, सॉन्ग का टाइटल नहीं होता, बल्कि सॉन्ग की जो स्टार्टिंग लाइन है, फर्स्ट लाइन है, वही उसका टाइटल बन जाती है। नेचुरली आप जानते हैं इंडियन सॉन्ग्स आपको कितने याद होंगे आजकल के स्टूडेंट्स को, तो पहली लाइन ही उसका टाइटल होती है, ठीक है। आप सर्च करते हैं पहली लाइन को लिखकर, वही तो टाइटल होती है। तो सॉन्ग की फर्स्ट लाइन ही टाइटल होती है। तो ये सॉन्ग किसने गाया है? एक कैरेक्टर है, द लॉर्ड ऑफ एमियंस, या इसे आपकी बुक में सिर्फ एमियंस कहा गया है। ये लॉर्ड एमियंस, एमियंस, द लॉर्ड ऑफ एमियंस एक ही चीज, कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर है जिसको गाने का शौक है, गले में गिटार लटकाकर फॉरेस्ट में आ गया है, ये सॉन्ग्स गाता है, इसने ये सॉन्ग गाया है, ठीक है। कब? एक्ट 2 में। अब ये एक्ट क्या बला है? ड्रामा डिवाइड होता था एक्ट्स में, मल्टाई एक्ट प्लेस लिखे जाते थे। और मल्टाई एक्ट प्लेस क्यों लिखे जाते थे? इसलिए लिखे जाते थे कि उस जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट नहीं थी, कैमरा तो था ही नहीं, तो स्टेज पर ड्रामा परफॉर्म होता था, ऑडियंस आकर बैठती थी। अब अगर ड्रामे की सिचुएशन ऐसी है कि एक वक्त पर आपको स्टेज का सेट चेंज करना है, तो ये मुमकिन नहीं है कि 15-20 मिनट का वक्फा देकर स्टेज का सेट चेंज कर दें, बल्कि आपको बाकायदा क्या करना पड़ता है? अनाउंसमेंट करनी पड़ती है कि भाई फर्स्ट एक्ट यहाँ एंड हो गया, सेकंड एक्ट देखने के लिए नेक्स्ट वीक तशरीफ लाएं। ऑडियंस उठ के चली जाएगी, पहली एपिसोड कंप्लीट होगी। इट इज जस्ट लाइक एन एपिसोड। एक हफ्ते में स्टेज का ये सेट उतरेगा, नया सेट सजेगा रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। एक हफ्ते बाद ऑडियंस आएगी, पर्दा उठेगा, एक नया मंजर दिखाई दे रहा होगा। ये है एक्ट 2। तो एक एक ड्रामे में कई कई एक्ट हुआ करते थे। हेमलेट में 5, ठीक है ना। एज यू लाइक इट में 3 एक्ट है, यानी 3 मरतबा स्टेज का सेट चेंज हुआ है। ऑडियंस ने 3 एपिसोड्स में ये प्ले देखा है, ठीक। 3 मरतबा ऑडियंस थिएटर में आई है। तो मल्टाई एक्ट प्लेस, जब लोग मल्टाई एक्ट प्लेस से बोर हो गए, तो फिर राइटर्स भी चालाक थे, उन्होंने 1 एक्ट प्लेस लिखने शुरू किए। जैसे आपके कोर्स में है फर्स्ट ईयर में, द काउंट्स रिवेंज और प्रोग्रेस, ये दोनों 1 एक्ट प्लेस है। इनमें एक दफा स्टेज का सेट बन गया, उसके ऊपर पूरा प्ले परफॉर्म हो जाएगा, स्टेज का सेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए एक ही एपिसोड में पूरा प्ले देखेगी पब्लिक, इसलिए 1 एक्ट प्ले है। इसीलिए बुक का नाम क्या है? 2 1 एक्ट प्लेस, यानी 2 1 एक्ट प्लेस, ठीक है। खैर, तो ये मल्टी एक्ट प्ले था। सेकंड एक्ट, तो फर्स्ट एक्ट में जो है स्टेज पर है दरबार ड्यूक ऑफ आर्डिन का, आलिशान दरबार है। फिर उसमें कॉन्स्पिरेसी होती है, ड्यूक ऑफ आर्डिन को निकाल दिया जाता है, एक्साइल कर दिया जाता है, वो चला जाता है फॉरेस्ट में। अब
फॉरेस्ट दिखाना है स्टेज पर तो एक्ट चेंज होगा। सेकेंड एक्ट में फॉरेस्ट ऑफ आर्डिन है, सीन 5। एक ही एक्ट में कई सीन होते हैं। सीन किस तरह से होते हैं, अब स्टेज का एक सेट बना हुआ है, उस पर 4 कैरेक्टर्स बैठ गए आकर आपस में बातें कर रहे हैं। 4 बैठे हुए, 2 खड़े हुए, आपस में बातचीत हो रही है, इनकी बातें कंप्लीट हो गई, ये पर्दे के पीछे वापस चले गए, अब स्टेज खाली है। तो एक छोटी सी बच्ची जो है ना हाथ में प्ले कार्ड लेकर आगे से गुजरेगी, सीन 1 एंड्स, और वहां से दूसरा चक्कर लगाएगी वो, उसके प्ले कार्ड पलट कर उसके पीछे लिखा हुआ सीन 2 स्टार्ट। ठीक है ना। तो फिर वो 2-3 कैरेक्टर आके बैठेंगे, फिर वो उनके डायलॉग शुरू होंगे, इनके डायलॉग कंप्लीट हो जाएंगे, ये पर्दे के पीछे चले जाएंगे, सीन 2 एंड, नाउ सीन 3 स्टार्ट्स। ये सीन्स हैं विद इन एन एक्ट। समझिए, पूरा समझिए, थोड़ा नहीं पूरा समझिए, डिटेल में एक लफ्ज समझिए। मैं अपनी नॉर्मल फिजिकल क्लासेस में इसी तरह से पढ़ाता हूँ भाई। ठीक है ना। ये एक तरह से मेरा डेमो भी हो गया, मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लासेस अनाउंस की हैं। जाहिर है तो टाइम ही कम है, तो क्रैश कोर्स के तौर पे इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा उस समय। अगर एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं आप, ये एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन हुई। लेकिन इसके अलावा नए सेशन में मैं फुल फ्लैज फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस अनाउंस करूंगा एग्जाम्स के बाद। तो जब भी फर्स्ट ईयर में वो सेकंड ईयर में आएंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब सुने, और ऑनलाइन में फायदा ये होता है कि जितनी चाहे डिटेल में चले जाएं आप, कोई रोक टोक नहीं होती, घर पे ही तो बैठे होते हैं आप। ठीक है ना। तो 35 मिनट के बजाय 70 मिनट की क्लास हो जाएगी। एक दफा में नहीं देखेंगे, 2 दफा में देखेंगे, एक दिन में 4 लेक्चर देख लेंगे। ठीक है ना। आजादी से पढ़ें। अब देखिएगा, तो अब इस सॉन्ग को समझने के लिए आपकी बुक में जहां पर ये सॉन्ग लिखा है, अगले ही पेज पर एक लास्ट पैराग्राफ है, उसके मिड में लिखा है कि लाइक ऑल द सॉन्ग्स शेक्सपियर हैज इंट्रोड्यूस्ड इन हिज प्लेस, दिस इज कंप्लीटली रेलेवेंट टू द सिचुएशन। क्या मतलब हुआ, अगर इस सॉन्ग को आपने प्ले से और उसकी स्टोरी से अलग करके पढ़ने या पढ़ाने की कोशिश की तो मीनिंग ही कुछ और निकलेंगे। और एक्चुअल मीनिंग क्या होंगे, जब आप इस सॉन्ग को इस प्ले की स्टोरी के बैकग्राउंड में रख कर पढ़ेंगे। तो पहले तो आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। मैं जबानी बता रहा हूँ, आपकी बुक में लिखा हुआ भी है। एक्चुअली प्ले जो है ना वो क्या है, उस प्ले के बैकग्राउंड को समझने के लिए एक चीज बताऊं मैं आपको। एलिजाबेथन पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें नजर आता है सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में, जो बुरी तरह से फैल रहा था, एंड दैट इज फैटलिज्म, तकदीर परस्ती। हम जब बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं ना तो हम देख रहे होते हैं कि आंसर में बच्चे ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कहाँ। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर बच्चे वही लिख रहे होते हैं कि सिटी लाइफ एंड फॉरेस्ट लाइफ एंड नियर द नेचर और पता नहीं क्या क्या। भाई थीम ये है, मैं बताऊं आपको। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज अ सॉन्ग विच इज एन ओपन इनविटेशन। ये ओपन इनविटेशन है, बुलावा है, दावत है टूवर्ड्स फैटलिज्म, जो फैटलिज्म की तरफ बुला रहा है। आ जाओ हमारी तरफ, फैटलिस्ट हो जाओ। ये क्या, फैटलिस्ट कहते हैं तकदीर परस्त को। एलिजाबेथन पीरियड में साजिशों का दौर दौरा था। क्वीन एलिजाबेथ बहुत नर्म दिल मलिका थी, और जाहिर है कि हर एक की बात सुन लिया करती थी। तो बहुत से लॉर्ड्स जो थे उनके खिलाफ झूठे इल्जाम लगे, साजिशें, उनमें आपके जो हैं बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। सर वॉल्टर रीले जैसी शख्सियत शामिल है। तो बेटा बड़े बड़े लॉर्ड, उनके खिलाफ इल्जाम लगे झूठे, साजिशें हुई, उनसे लॉर्डशिप छीन ली गई, किसी और को दे दी गई। तो ये इस तरह का दौर था। इवन एक शख्स लॉर्ड है तो उसका सगा भाई जो है वो उसकी लॉर्डशिप छीनने के लिए उसका कत्ल कर देगा। ठीक है ना। या उसे कहीं और फिकवा देगा किसी जजीरे पर। इस तरह की साजिशें उस जमाने में बहुत 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 कॉमन थी। तो अक्सर लॉर्ड्स जो थे ना, उन्होंने क्या किया था, अपनी लॉर्डशिप छोड़कर गुर्बत की जिंदगी गुजारना शुरू कर दी थी कि भाई ना दौलत जायदाद होगी, ना शोहरत होगी, ना कोई हमसे जेलिस होगा, ना कोई हमारे खिलाफ साजिश करेगा। जो तकदीर में लिखा है वो मिलेगा, 2 वक्त की रोटी हम ये खा लेंगे, सुकून से जिंदगी गुजारेंगे, खुशहाल रहेंगे। सर हेनरी वॉटन ने इसी को डिपिक्ट किया है अपनी पोम में द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। आखिरी 2 लाइंस याद कीजिए, उसने लिखा है
कि लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ thou not of lands and having nothing yet hath owned। तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो इतना खुशहाल है। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। तो खुश रहना है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ होगा तो फिर तुम खुश नहीं रहोगे, बिकॉज पीपल विल बिकम एनवियस ऑफ यू, जेलस ऑफ यू, एंड विल मेक कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट यू। क्योंकि लोग आपसे जेलस हो जाएंगे, आपके खिलाफ साजिशें करेंगे। तो उससे बचने का तरीका ये है कि आपके पास कुछ होना ही नहीं चाहिए, आप तकदीर के सहारे जिंदगी गुजार दें। दिस इज कॉल्ड फैटलिज्म। और ये उस जमाने में बहुत तेजी से फैल रहा था इंग्लैंड में। विलियम शेक्सपियर वॉज नॉट फैटलिस्ट। विलियम शेक्सपियर ने उस दौर में कैप्चर किया है इस चीज को। वो एंटी फैटलिस्ट था, ही वाज एम्बिशियस। फैटलिस्ट की ऑपोजिट होती है एम्बिशियस। तो अब हुआ क्या, मैं उस दौर के और लिटरेचर, मैंने कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ की मिसाल दी, थॉमस कैंपियन, आप देख लीजिए, उसमें भी वो यही कह रहा है कि उसके पास ना दौलत है ना जायदाद है। मैन ऑफ लाइफ अपराइट जो है, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, ना दौलत है ना जायदाद है, फिर भी वो सुकून की जिंदगी गुजार रहा है, इसलिए कि उसके पास कुछ नहीं है, वो तकदीर के सारे गुजर, ठीक है, दुनिया को एक सराय समझा हुआ है। इसी तरह से उसी जमाने की आपने नज्म पढ़ी, मिलर ऑफ द डी, वो भी उसी दौर की, एलिजाबेथन पीरियड की। ये मिलर है, आटा पीसता है, वो कह रहा है दुनिया में मुझसे ज्यादा खुशहाल कोई नहीं है। जबकि किंग हॉल वहां से गुजरता है, वो कहता है यार तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सोने के तख्त पर बैठता हूँ, सोने का ताज पहनता हूँ, मैं तो खुश नहीं हूँ, तुम कैसे खुश हो, तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है आई एनवी नन, नोबडी एनवीज मी। मैं किसी से हसद नहीं करता क्योंकि मेरे पास कुछ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, और कोई मुझसे हसद नहीं करता क्योंकि मुझे, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं तो तकदीर के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूँ। तकदीर में 2 वक्त की रोटी लिखी है तो मैं खा रहा हूँ बस। तो ये तकदीर परस्ती उस दौर में कॉमन थी, इसीलिए उस दौर के लिटरेचर में भी कॉमन है। साजिशें कॉमन थी, हैमलेट में देख लीजिए साजिश हुई, किंग हैमलेट के खिलाफ उसके सगे भाई ने साजिश की, क्वीन के साथ मिलकर किंग हैमलेट का मर्डर किया बादशाहत हासिल करने के लिए। टेम्पेस्ट, ड्यूक ऑफ मिलान के अगेंस्ट साजिश हुई, सगे भाई ने की, उसको दूर जजीरे पर फेंक कर आ गया उसकी बेटी के साथ, सिर्फ उसकी डोमिनियंस हासिल करने के लिए। एज यू लाइक इट में भी यही, एज यू लाइक इट में कैरेक्टर है द ड्यूक ऑफ आर्डिन। द ड्यूक ऑफ आर्डिन, आर्डिन एक इमेजिनरी स्टेट है, जागीर है, स्टेट ई से इमेजिनरी स्टेट जागीर है। इमेजिन की है पोइट ने कि जनाब एक जागीर है, उसका मालिक है द ड्यूक ऑफ आर्डिन, शरीफ आदमी, नेक आदमी है। उसके सगे भाई ने फ्रेडरिक, हु इज द यंगर ब्रदर टू द ड्यूक ऑफ आर्डिन, उसने साजिश की और उसे एग्जाइल कर दिया, निकाल दिया दरबार से। ड्यूक ऑफ आर्डिन बेचारा आ गया फॉरेस्ट ऑफ आर्डिन में। फॉरेस्ट में अब वो अकेला नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो दूसरे दोस्त हैं, जो लॉर्ड्स हैं, ड्यूक्स हैं, वो भी उसके साथ चले आए। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, लानत भेजो इस दौलत पर, हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे फॉरेस्ट में। दे ऑल बिकेम फैटलिस्ट्स, ये सब के सब फैटलिस्ट हो गए और फॉरेस्ट में खुशहाल है। Although they have to face a lot of hardships in the forest, their life is not easy in the forest, still they are happy. Why? Because they have a satisfaction of knowing that there is no one jealous of them or making conspiracy against them. उन्हें ये इत्मीनान है कि यहाँ फॉरेस्ट में हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्या छीनेगा, हमसे क्यों जेलिस होगा। तो सुकून की नींद सोते हैं, मखमली बिस्तर नहीं है, कम खाने को मिलता है मगर सब्र शुक्र से रह रहे हैं, क्योंकि तकदीर परस्त हो गए, एम्बिशन छोड़ दिए उन्होंने अपने। एम्बिशंस को छोड़ देना, तकदीर पर डिपेंडेंट हो जाना, ये है फैटलिज्म, और ये उस दौर में फैल रहा था। शेक्सपियर ने मिरर इमेज दिखाया है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज द मिरर इमेज ऑफ द मिरर इमेज ऑफ द फैटलिस्ट एलिजाबेथन सोसाइटी। समझिए तो सही ना क्या कहना चाह रहा है। अब आप सोचेंगे यार ये क्या, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था इस तरफ। फैटलिस्ट एलिजाबेथन सोसाइटी का मिरर इमेज दिखाए, तुम ऐसे हो गए हो, ठीक। तो उन कैरेक्टर्स में से जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उनमें एक कैरेक्टर द लॉर्ड ऑफ एमियंस, जो ड्यूक ऑफ आर्डिन का बहुत अच्छा दोस्त है, वो सॉन्ग सुनाता है, फरमाइश करता है जैक्स। अच्छा, जैक्स एक कैरेक्टर है जिसको जैक्यूस भी पढ़ते हैं लोग, वो भी सही है। जैक्स, मैं जैक्स पढ़ता हूँ, JACKUES, तो जैक्यूस भी पढ़ सकते हैं आप, बहुत से अंग्रेजों ने भी उसे जैक्यूस पढ़ा है। तो लॉर्ड ऑफ एमियंस ने जैक्स से परमिशन मांगी है कि अगर आप इजाजत दे तो मैं एक सॉन्ग सुनाऊं। जैक्स ने उसे परमिशन दी, तो उसने ये सॉन्ग गाया।
आधा गाया था और रुक गया था, फिर जैक्स ने कहा कि आई प्रे दी सिंग मोर, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और गाइए, फिर उसने दूसरा स्टेंजा भी गाया, ठीक है ना। तो ये सॉन्ग है। अब देखिएगा, और इसका जवाब, इसमें उसने फैटलिज्म को फेवर किया है और इनवाइट किया फैटलिज्म की तरफ। जैक्स इज नॉट फैटलिस्ट, ही इज एम्बिशियस। उसने इसका जवाब दिया है सेवन एजेस ऑफ मैन में, पेज नंबर 42 पर देखिएगा अपनी बुक में, सॉरी पेज नंबर 37 पर। पेज नंबर 37 पर द सेवन एजेस ऑफ मैन है, द सेवन एजेस ऑफ मैन भी एज यू लाइक इट से ली गई है, और वो जवाब है अंडर द ग्रीनवुड ट्री का, अंडर द ग्रीनवुड ट्री का जवाब है वो 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 कंटेम्पचुअस रिमार्क्स हैं फैटलिस्ट सोसाइटी के ऊपर। लोग उसे भी समझते नहीं है, वो समझते हैं हर शख्स की इंसान, हर इंसान की जिंदगी के सेवन एजेस है, नेवर, हर इंसान की जिंदगी नहीं, ओनली द फैटलिस्ट पर्सन। जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आप, ठीक है। तो यहाँ जनाब फैटलिज्म के फेवर में है कौन, लॉर्ड ऑफ एमियंस, शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर नहीं है, लॉर्ड ऑफ एमियंस के ख्यालात हैं, शेक्सपियर के ख्यालात नहीं है इस पोम में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इसका बैकग्राउंड था। अब आइए स्टडी करते हैं। अब लॉर्ड ऑफ एमियंस कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, बुक आपके पास होगी, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अब ये ग्रीनवुड क्या है भाई, ग्रीनवुड किसे कहते हैं, ये टर्म इस्तेमाल हुआ करती थी शेक्सपियरियन पीरियड में, शेक्सपियर के दौर में, अब नहीं होती इस्तेमाल। तो ग्रीनवुड किसे कहते हैं बेटा, सेंट्रल यूरोप की स्टोरी है। सेंट्रल यूरोप का जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, वो ये है कि दिसंबर में बर्फबारी होती है और अप्रैल के मिड तक हर शय पर बर्फ की चादर बन जाती है, सब्जाजार सफेद बर्फ में ढक जाते हैं, हरे भरे, हरे भरे पहाड़ सफेद बर्फ की चादर ओढ़ लेते हैं, नीला आसमान भी सफेद बादलों में छुप जाता है, मकानों की सुर्ख छतें हों या रंगीन फुटपाथ हों, कहीं कोई रंग दिखाई नहीं देता, सब सफेद हो जाता है, बेरंग मौसम। मिड ऑफ अप्रैल में कोयल कूकती है, मौसम बहार की इब्तिदा होती है, पहला फूल खिलता है प्रिम रोज, जो येलो होता है विद 5 पेटल्स, स्टार लाइक पेटल्स, प्रिम रोज, येलो फ्लावर्स, पहला रंग दिखाई देता है। आसमान पर कहीं कहीं ब्लू पैचेस नजर आते हैं, बादल सरकते हैं, बादलों की ओट से धूप झांकती है, द गोल्डन स्पॉट्स ऑन द एसफल्ट, सड़क पर, जमीन पर कहीं कहीं धूप के सुनहरे दाग दिखाई देते हैं, जहां जहां धूप पड़ती है वहां से बर्फ पिघल जाता है, जहां से बर्फ पिघलती है वहां सब्जा उग जाता है, दरख्तों में नई नई कोकलें फूटना शुरू हो जाती है। ऐसे में इसे कहते हैं अर्ली स्प्रिंग, और इसी मौसम को कहते हैं समर। सेंट्रल यूरोप का स्प्रिंग और समर एक ही मौसम है, क्योंकि यही चंद दिनों की धूप है, इसके बाद पूरे साल फिर धूप नहीं होगी, धूप में वो गर्मी नहीं होगी, गर्माइश नहीं होगी, इसलिए इसी को समर कहते हैं, इसी को अर्ली स्प्रिंग कहते हैं। अब ऐसे में अगर फॉरेस्ट की तरफ देखें तो फॉरेस्ट कैसा दिखाई देगा, कहीं कहीं बर्फ है, कहीं कहीं सब्जाजार, सब्जा निकल रहा है, कहीं दरख्त की सूखी सूखी टहनियां हैं, कहीं दरख्त में नए नए हरे पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं, कहीं फूलों के रंग हैं, कहीं अभी तक बर्फ जमी है, दरिया कहीं से बह रहा है, कहीं से अभी तक फ्रोजन है। वुड के इस खूबसूरत मंजर को कहते हैं ग्रीन वुड। पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है ऐसे मौसम, ऐसे सीन के लिए। लॉर्ड ऑफ एमियंस इनवाइट कर रहा है, इनवाइट कर रहा है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, हु लव्स टू लाई विद मी, हु लव्स, बेटे हु का मतलब है यहाँ पर whoever, to lie with me sorry, to lie with me means to live with me। वो दस से टेक लगा बेटा, कह रहा है अंडर द greenwood tree, who loves to lie in early spring,
or summer, if someone likes to live with me here in this forest and turn his merry note, turn का मतलब यहाँ पर है ट्यून, टर्न का मतलब वैसे आमतौर पर मोड़ना या मुड़ना या रागे बोना, यहाँ वो मीनिंग नहीं भाई। शेक्सपियर के दौर में शेक्सपियर ने ये वर्ड इस्तेमाल किया है टर्न, इसके मीनिंग है ट्यून, गुनगुनाना, गाना, सिंग। टर्न हिज मैरी नोट, मैरी, मैरी का मतलब है जॉयफुल और नोट का मतलब है म्यूजिकल नोट। जॉयफुल यानी खुशियों भरा, नोट का मतलब है यहाँ सॉन्ग यानी म्यूजिकल नोट, खुशी के सुर, खुशी के गीत। And turn his merry note unto the sweet bird's throat. Unto, ये जो unto इस्तेमाल होता है ना, unto, डस्टर कहाँ गया, चल, unto जो है, मैं यहाँ मिटा के लिखता हूँ, डस्टर दूर पड़ा है। unto जैसे हैप्पी का ऑपोजिट बनता है अनहैप्पी, इंपॉर्टेंट का बनता है अनइम्पॉर्टेंट। सिमिलरली इन द आर्काइक इंग्लिश, आर्काइक का मतलब होता है ओल्ड, ओल्ड इंग्लिश में टू का ऑपोजिट बनता था unto, ऑपोजिट ऑफ टू, अन लगा के बना दिया। आज के दौर में इसके मीनिंग है फ्रॉम, आज के दौर में टू का ऑपोजिट क्या होता है, फ्रॉम। unto the sweet bird's throat, जैसे इन हसीन परिंदों के गले से अलग से गीत निकलते हैं खुशियों के। बेसिकली बर्ड इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम and here in the forest they are all free like the birds and they are happy like the birds। तो ये खुश हैं, आजाद हैं परिंदों की तरह और चहचहा रहे हैं जैसे परिंदे खुशियों के गीत गाते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर कोई ऐसी जिंदगी गुजारना चाहे, ऐसे रहना चाहे हमारे साथ, come hither, come hither, come hither। hither is also archaic word, it means here, hither, here, thither, there। तो come hither, come hither, come hither, invite कर रहा है, देखिए। आओ भाई इधर आओ, आइए। सी का मतलब देखना भी है, मिलना भी है। नो एनिमी, कोई दुश्मन नहीं है। एनिमी से मुराद ह्यूमन बीइंग हु कुड मेक कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट देम आउट ऑफ जेलिसी। कोई इंसान जो उनके खिलाफ साजिश कर सके जेलिस होकर, ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा। nobody will be jealous of them, nobody will be envious of them, nobody will hatch any devilish plot against them because they have nothing at all here in the forest। So he says, here shall he see no enemy but winter and rough weather। but का मतलब यहाँ पर क्या है, except, सिवाय, winter and rough weather, सिवाय खराब मौसम और सर्दी। we can bear all this hard life of winter and rough weather, but one thing which satisfies us is that there is no one who could make any devilish plot against us out of jealousy। That is the main satisfaction। This is the fatalism, this is the thought of fatalism, right। अगली लाइन बड़ी अहम है, who doth ambition shun। ये doth जो है ना, ये है does। doth क्या है भाई, does। ओल्ड इंग्लिश में th और eth लगता था, आज की इंग्लिश में s और es लगता है वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है। हु का मतलब वही है, whoever। डॉथ, ये डॉथ जो है ओल्ड इंग्लिश है, आर्काइक इंग्लिश है। नाउ इट मींस डज। जैसे अगले पेज पर, पेज नंबर 3 पर, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में लास्ट वर्ड्स हैं हैथ ऑल। हैथ क्या है, हैज का आर्काइक वर्जन है, तो टीएच हटा के एस लगाएंगे, बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे पेज नंबर 65 पे, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलeth। अवेलeth क्या है, ओल्ड वर्जन है, मॉडर्न वर्जन में ये अवेल्स, ठीक है। he writeth a letter, ओल्ड इंग्लिश है he writes। who doth ambition shun, shun का मतलब होता है टू गिव अप, छोड़ देना।
शन, जो भी अपने एम्बिशन छोड़कर आना पसंद करे। तो बेटा एम्बिशन छोड़ देने को ही तो फैटलिज्म कहते हैं। मैं और क्या कह रहा हूं आपसे, who doth ambition शन, जो भी अपने एम्बिशन छोड़ दे, एंड loves to live with the sun, live with the sun का मतलब क्या है, खुले आसमान के नीचे बेसरो सामानी की जिंदगी कड़कती हुई धूप में, यानी विदाउट एनी एड, बगैर किसी मदद के, अनशेल्टर्ड लाइफ, अनएडेड लाइफ। अगर कोई गुजारना चाहे, एंड प्लीज्ड विद सैटिस्फाइड होना है, कंटेंट होना है। come hither, come hither, here shall he see no enemy but bitter and love weather। मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा कि लॉर्ड ऑफ एमियंस क्या कहना चाह रहा है, कि तमाम तर मुश्किलात हैं इसके बावजूद हम यहाँ खुश क्यों हैं, क्योंकि कोई एनिमी नहीं है। तो अगर कोई ऐसा रहना चाहता है तो आ जाए। अच्छा, इसका जवाब दिया है सेवन एजेस ऑफ मैन में जैक्स ने, कि अगर तुम ऐसे हो गए ना तो फिर तुम इंसान नहीं कठपुतली हो। All the world's a stage and all the men and women merely players, merely नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, जिससे उसकी थॉट पर चल रही। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सेवन एजेस ऑफ मैन पढ़ाऊंगा, इसका जवाब। ठीक, थैंक यू वेरी मच। समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और जो लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस में, वो मेरा नंबर देख लें, 0316316786 इस पे व्हाट्सएप करें। मैं अभी, हाँ जी, तो आपने देख लिया कि अंडर द ग्रीन ट्री एक्चुअली है क्या, और लोग किस तरह से इसको पढ़ रहे हैं। तो नंबर मैंने बता दिया है, व्हाट्सएप नंबर 0316316786 और इस वक्त रिसेंटली इसी वीक में फर्स्ट ईयर इंग्लिश की मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और मेरे और सेकेंड ईयर की भी, फर्स्ट ईयर की भी और सेकेंड ईयर की भी। सेकेंड ईयर की इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी कल परसों में, और फर्स्ट ईयर की अब इसी वीक में एक्सपेक्टेड है। तो एडमिशन ओपन है, सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे अच्छी तरह से, और पेपर प्लानिंग बताई जाएगी, टाइम मैनेजमेंट बताया जाएगा, पेपर में टाइम किस तरह मैनेज करना है आपको, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता चॉइस ऑफ क्वेश्चन क्या होनी चाहिए, सही क्वेश्चन चूज कैसे करते हैं, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किसको कितना टाइम नहीं देना है। बास क्वेश्चन के आंसर्स में वो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जबकि उसमें इतना टाइम नहीं देना था, इतना नहीं लिखना था। बास क्वेश्चंस में वो बहुत कम टाइम दे पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो अननेसेसरी चीज़ों में ऐड कर चुके होते हैं, वेस्ट कर चुके होते हैं। तो ऑब्वियसली फिर पेपर अच्छी तरह से नहीं होता। बास बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आधे घंटे पहले इंग्लिश का पेपर करके फारिग हो चुके होते हैं। मुझे इस पर भी हैरत होती है, प्रोफेसर ने पेपर बनाया हुआ है 3 घंटे का, भाई आप क्या प्रोफेसर से भी आगे निकल गए, आधे घंटे पहले सॉल्व करके बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। लिहाजा आप जिन क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम देना था, ज्यादा लिखना था, उन पर भी कम कम लिख कर आए हैं, तो आपके पास ऑब्वियसली 30 35 40 मिनट बचे हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। एक्चुअली आपको और लिखना था कुछ सवालों में जहां आपने कम लिखा है, इसलिए टाइम बच रहा है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने वाली होती हैं, और फिर बोर्ड की कॉपी में कब कहाँ क्या लिखना है। आमतौर पर कोचिंग सेंटर्स में जो ज़्यादातर टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं, वो बच्चों को ये नहीं बता पाते, क्योंकि वो कॉलेज प्रोफेसर ज़्यादातर नहीं होते। कुछ हैं भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, मैं उनको जानता भी हूँ, और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पढ़ा पढ़ा के इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बस, और उनको नहीं पता बोर्ड की कॉपी कैसे चेक होती है, क्योंकि उन्होंने खुद कभी ज़िंदगी में बोर्ड की कॉपी चेक नहीं की। तो बच्चे को ये नहीं बता पाते कि बेटा किस क्या लिखने पर नंबर कटेंगे और क्या लिखने पर नंबर मिलेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में ये पूरी क्लास है, तकरीबन आपके पेपर्स तक ये क्लास चलेंगी। तो टाइम बहुत कम है, 15 to 15 आई थिंक एक मंथ है। तो हमें बहुत कम वक्त में 20 25 दिन की ही क्लासेस होंगी, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ कवर करना होगा।
एडमिशन ओपन है, जो भी आना चाहे मोस्ट वेलकम। ठीक है, ये फिनिशिंग टच होगा आपके कोर्स का।